जी, कल के लेक्चर में जब हमने एंड किया था तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हम सेक्शन 88 देख रहे थे। अच्छा, पीछे हमने प्रीवियसली ये पढ़ा कि मुल्ज़म को या अगर किसी गवाह को बुलाना है तो कौन से तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हमने समन्स देखा, फिर देखा समन्स किन तरीकों से सर्व हो सकता है, समन कौन सर्व कर सकता है, ये डिफरेंट हमने प्रोविजंस देखी। उसके बाद हमने वारंट के हवाले से सर्कमस्टांसेस पढ़े। फिर उसके बाद ये देखा कि वारंट्स भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे तो फिर एंड पे ऑप्शन बनती है कि आप उसे प्रोक्लेम डिक्लेयर कर देते हो, मतलब कि वो एब्सकॉन्ड कर गया। तो फिर जब प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर पास होते हैं ना, साथ ही साथ सेक्शन 88 की कार्रवाई अमल में आ जाती है। तो इसका पर्पस ये होता है कि चलो उसकी प्रॉपर्टी को जब अटैच किया जाएगा वो आएगा तो जरूर ना, या फिर ये होगा कि जो उसका श्योरिटी था, जो उसका जामिन है, उसको तो पकड़वाया जा सकता है ना, वो तो फाइन पे करेगा ना। तो इसमें ये होता है कि चाहे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है जब प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर पास किए जा रहे होंगे। फिर हमने लास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि विद इन डिस्ट्रिक्ट भी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है और आउटसाइड दी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, ठीक है। लेकिन आउटसाइड दी अगर प्रॉपर्टी वहां पर सिचुएटेड है तो आपको वहां के सेशन जज से इंडोर्समेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 3 में हमने ये देखा था कि अगर वो प्रॉपर्टी जिसको अटैच करना है वो एक डेट है, कर्ज है, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी अटैचमेंट इस तरह से होती है कि या तो उसको सीज कर लिया जाएगा, ठीक है, या रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा और साथ ऑर्डर कर दिया जाएगा कि भाई इसको ये प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की जाएगी और ना ही इसके बिहाफ पे किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी। इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सब सेक्शन 4 में हमने ये देखा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो लैंड रेवेन्यू उसके हवाले से पे किया जाता है। तो ये होता है कि DOR डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की इंडोर्समेंट से उस प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। अब किस तरह से किया जाएगा, या तो पोजेशन ले ली जाएगी या रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या रिटर्न में ऑर्डर्स पास कर दिए जाएंगे कि किसी किस्म का रेंट और ये प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन को डिलीवर नहीं की जाएगी, ना ही उसके बिहाफ पे किसी को दी जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 5 पे देखते हैं कि अगर आप फर्ज करें ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइव स्टॉक है, मतलब कि फार्मिंग से रिलेटेड है, मवेशी हैं, या पेरिशेबल नेचर की है जिसका खर्चा है कि वो गल सड़ जाएगी, तो फिर ये होता है कि अगर अदालत को ऐसा लगता है कि इसकी फौरी तौर पे सेल कर देनी चाहिए तो अदालत उसकी सेल कर सकती है। फिर अदालत जिस तरह से हुक्म देगी उस सेल से हासिल होने वाला जो भी मुनाफा है, जो भी मिला है, वो अदालत की ऑर्डर के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद सबसेक्शन 6 से आगे स्टार्ट करना था। सबसेक्शन 6 में ये बताया गया कि सेक्शन 88 के तहत जब प्रॉपर्टी की रखवाली के लिए रिसीवर अपॉइंट होगा ना, तो उसकी वही पावर्स होंगी, वही ड्यूटीज होंगी, वही लाइबिलिटीज होंगी जो कि ऑर्डर 40 और CPC में प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये सबसेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 6A देखते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जैसे होता है ना कि प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है, तो अगर किसी का कोई क्लेम होगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा कि जैसे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अटैच करती हूँ तो और कोई बंदा आ जाता है, कहते हैं कि इसमें मेरा हक है, मुझे एतराज है इस हवाले से, तो ये जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन करने का पीरियड है वो 6 माह का है, ठीक है। 6 माह का टाइम पीरियड मिलेगा, ठीक है। आप आगे ये कह सकते हो कि भाई ये जो इंटरेस्ट है आपका ये अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उस हवाले से तफ्तीश की जाएगी, फिर अदालत की डिस्क्रिशन है उसको अलाउ कर दे या डिसअलाउ कर दे, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोवाइजो में ये बताया गया कि जो क्लेम रेफर किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, या जो ऑब्जेक्शन किया गया है, वो अगर उसने क्लेम कर दी है या ऑब्जेक्शन रेस कर दी है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसको परसू कर सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 6B में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जिस अदालत ने अटैचमेंट का हुक्म दिया होता है वहीं पर आप अपना क्लेम प्रेजेंट कर सकते हैं या अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, सिर्फ ये इतनी बात की गई है, ठीक है। तो उधर ही आपने इसको प्रेजेंट करना है, ये 6C तक बस यही है। अच्छा जी, 6D में ये बताया गया कि जैसे कि आप कोई क्लेम प्रेजेंट करते हैं या आपने ऑब्जेक्शन रेज किया तो था लेकिन वो डिसअलाउ कर दिया गया, ठीक है, तो आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है कि आप अपने राइट को स्टैब्लिश करवाने के लिए ना दावा दायर कर सकते हैं
तो नॉर्मली इधर डेक्लेरेशन का दावा बनेगा, ठीक है, और उस दावे में जो हुक्म दिया जाएगा वो फिर फाइनल होगा, ठीक है। अच्छा, सबसेक्शन 6E में ये बताया गया है कि अगर उस अरसे में विद इन स्पेसिफाइड टाइम प्रोक्लेम पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो अदालत उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज करने का हुक्म दे देगी। ठीक हो गया? सना समझ आ रही है आपको? कुछ इशू तो नहीं है? अच्छा जी, आगे हम चलते हैं सबसेक्शन 7 पे। सबसेक्शन 7 में ये कहा गया है कि पहले तो कहा था ना कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम आ गया, ठीक है, लेकिन अब सबसेक्शन 7B सबसेक्शन 7 में ये बताया गया है कि अगर वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे नहीं आता, ठीक है, तो फिर क्या होता है, 6 माह का पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो अदालत के हुक्म से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्पोजल में दे दी जाएगी प्रॉपर्टी, फिर जैसे चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर कोई जैसे कि नेचुरल डिके वाली प्रॉपर्टी है और अगर अदालत को ऐसा लगता है कि इससे ओनर को फायदा हो सकता है, तो फिर यह है कि उसे बेचने का भी हुक्म दिया जा सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद अब हम सेक्शन 89 पढ़ते हैं, जिसमें अटैच प्रॉपर्टी की रेस्टोरेशन के हवाले से बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर तो कोई भी बंदा 2 साल के अरसे में आ जाता है कि जब से प्रॉपर्टी अटैच की गई है, वो पेश हो जाता है और वो अदालत को ये बताता है कि भाई उसको नहीं पता था, उसके खिलाफ वारंट्स निकले हुए हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की नहीं कोशिश कर रहा था, तो सेलिंग से जो भी नेट प्रोसीड्स मिले होंगे, जो भी मुनाफा मिला होगा, वो जो एक्सपेंसेस आए होंगे अटैचमेंट के हवाले से, वो डिडक्ट करने के बाद उसके हवाले कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया? ये इसमें ये बात लिखी गई है। सना समझ आ रही है आपको? तो ये तकरीबन यहाँ पर 2 साल का बताया गया। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी जो हैं, इसमें सेक्शन 90 भी देख लेते हैं कि कुछ रूल्स बताए गए हैं प्रोसेसेस के हवाले से, कि जिसमें सेक्शन 90 के टाइटल है इशू ऑफ वारंट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ठीक है, प्रॉपर सेल करके जी बिल्कुल ऐसे ही ऐलान किया जाता है कि वो बंदा आ जाए, अगर नहीं आता तो सेल अमल में आ जाएगी, अगर तो वो सेल से पहले आ जाता है तो सेल को रुकवाया भी जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर सेल का ही प्रोसीजर है, लेकिन वो अदालत करवाती है। अच्छा, सेक्शन जो रिक्वायर्ड अमाउंट करके बाकी उसको वापस, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो आ जाता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे तो बाकी जो बचेगा वो उसको दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अब उससे ये भी तो बताना है ना कि वो किधर आया, सेटिस्फाइड करना है अदालत को। हाँ जी, सेक्शन 90 देखते हैं, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, जिसमें यह बताया गया है कि समन्स के साथ अजाफी तौर पर या फिर समन्स की जगह पर आप वारंट इशू करने का भी हुक्म दे सकते हैं। आप नहीं, मतलब कि अदालत की बात की जा रही है कि जहां पर मतलब समन्स भेजे जाने चाहिए तो अदालत अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए उसको गिरफ्तारी के लिए वारंट भी इशू कर सकता है। उसके रीजंस ये नीचे दी गई हैं, क्या वजह हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि समन्स इशू करने से पहले या समन्स इशू करने के बाद उसकी अपेयरेंस के लिए टाइम फिक्स किया गया था और अदालत को यकीन था, उसको ये नजर आ रहा है कि वो समन्स को बे नहीं करेगा, वो तो मफरूर हो जाएगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे फिर गिरफ्तारी के वारंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बी क्लॉज। बी क्लॉज में ये बताया गया है कि अगर वो समन्स भेजे गए थे, वो अपेयरेंस करने में नाकाम रहा, ठीक है, और ना ही उसने उसके लिए कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दी, उसकी गैर हाजिरी की वजह क्या है, तो इस सूरत में वारंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए अरेस्ट करने के लिए वारंट्स इशू करने का हुक्म दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 91 देखते हैं, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेयरेंस। अच्छा, अब इसमें यह बताया गया कि जिस बंदे की अपेयरेंस रिक्वायर्ड है या जिसकी गिरफ्तारी जरूरी है, तो जो ऑफिसर है ना, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी अदालत की, मतलब कि जज है, वो एम्पावर्ड है कि उस बंदे को बुलवाने के लिए या उसको गिरफ्तार करने के लिए समन भी इशू कर सकता है, ये वारंट भी इशू कर सकता है। ठीक है, फिर उससे रिक्वायर किया जाएगा कि भाई आप ना बॉन्ड एग्जीक्यूट करें अगर वो अदालत में ऑलरेडी मौजूद है। अब ये अदालत की मर्जी है कि विद या विदाउट श्योरिटीज का आपको हुक्म दें कि आपने लाजमी जमानत देनी कि अपने पर्सनल बॉन्ड जमा करवाएं, ये श्योरिटीज के साथ दाखिल करें। ठीक हो गया? उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 92 पे। सेक्शन 92 पे क्या कहा गया है? अरेस्ट बाय ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपेयरेंस।
अच्छा, अब इसमें ये कहा गया कि जिस बंदे से ये जरूरी था कि उससे बॉन्ड लेना है, उसे बॉन्ड आपने जब लिया, अगर तो वो अपीयर नहीं होता फिर भी, तो फिर क्या होगा कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी होगी अदालत की, वो वारंट इशू कर सकती है ताकि उस बंदे को गिरफ्तार करके लाया जाए और उसके सामने पेश किया जाए। ठीक है, ये सेक्शन 92 तक इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अभी हम चलते हैं। जो चीज़ मैं एक्सक्लूड करवा रही हूँ वो आप उसको छोड़ दें, 93A से ऑनवर्ड्स ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें कहा गया है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि आपको कोई मुकदमे से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, तो उसको उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए, आप कंपेल करने के लिए प्रोसेस जारी कर सकते हैं, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी प्रेजेंट करनी है, या अगर किसी को इलीगली कन्फाइन किया है तो उसको कैसे रिकवर करवाना है। तो ये 3 चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं कि समन्स टू प्रोड्यूस में क्या कहा गया है। सेक्शन 94 में ये कहा गया है कि जब किसी अदालत को या एसएचओ को ये लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज है जो किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में या किसी प्रोसीडिंग में रिक्वायर्ड है, तो वो अदालत या वो ऑफिसर समन इशू कर सकती है। अगर तो ऑफिसर होगा तो सीधी सी बात है, वो रिटर्न ऑर्डर पास करेगा, अदालत समन भेजेगी और उससे ये रिक्वायर किया जाएगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ना, या ये जो चीज़ है, ये ज़रूरी है, आपने प्रोड्यूस करनी है जो ऑर्डर या समन में टाइम प्लेस मेंशन होगा। ठीक हो गया, ये आपका सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो प्रोवाइजो है ना, यहाँ से ये मैं एक्सक्लूड करवा रही हूँ क्योंकि ये आपका ओमिट हो चुका है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ये प्रोवाइजो सारा आप इसको रहने दें। आप आ जाए सबसेक्शन 2 पे। अच्छा, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जिस बंदे से ये रिक्वायर किया गया था कि आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो वो कंप्लायंस इस तरह से भी कर सकता है कि आप बजाय इसके कि उसको पर्सनली सर्व करवाओ, बस आपको उसको भिजवा दो, तो वो कंप्लायंस ही समझी जाएगी उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये है कि सबसेक्शन 3 आपने ओमिट कर देना है। बाकी इसमें पंजाब अमेंडमेंट आई है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन आपकी नई किताबों में इसका अंदराज होगा। मैं इसको फिर भी शेयर कर देती हूँ पूरे सेक्शन को, ताकि आप इसे कर लें। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं एक स्टूडेंट को ऐड करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं अब आपको शेयर करती हूँ, एक मिनट बस। बस भेज रही हूँ, पूरी नहीं भेजूंगी, जो अमेंडमेंट है सिर्फ वही भेज देती हूँ, साथ मेंशन कर देती हूँ कि क्या चीज़ मिस हो रही है। अच्छा जी, ये सेक्शन 94 का जो पहला प्रोवाइजो है ना, उसके तौर पे आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ पंजाब अमेंडमेंट पढ़ूंगी कि पंजाब अमेंडमेंट में कहा क्या गया है। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि अगर वो जो डॉक्यूमेंट जिसकी प्रोडक्शन रिक्वायर है या कोई चीज़ ऐसी रिक्वायर है और वो किसी बैंक की कस्टडी में आती है, या किसी बैंकर की, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891 के तहत, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक कि वहाँ की हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जिसकी हदूद में वो बैंक आता है वो इस बात की इजाज़त ना दे दें। ठीक है, तो फिर आप डिटेल्स नहीं ले सकते। बस ये इसमें अमेंडमेंट हुई है, या आप अपने नए बेयर एक्ट्स में फिर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं अब मजीद आगे लेके चलती हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेक्शन 95 की। इसमें यह बताया गया है कि लेटर्स हैं, टेलीग्राम्स हैं,
वो अगर किसी मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा ये लगता है कि किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में ये डॉक्यूमेंट, ये पार्सल ये रिक्वायर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो मैजिस्ट्रेट अदालतें हैं ना, ये पोस्टल अथॉरिटी से, ये टेलीग्राफ अथॉरिटी से ये रिक्वायर कर सकती हैं कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स, पार्सल है ना, चीजें, ये आप डिलीवर कर दें या ये आप प्रेजेंट कर दें मैजिस्ट्रेट के सामने, अदालत के सामने, जैसे आपको ये वो हुक्म देती है, ठीक है। अब इसमें ये अगर आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये पार्सल वगैरह है, ये पोस्टल या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के पास है, तो इस हवाले से वहां पर छानबीन भी की जा सकती है, सर्च की जा सकती है, मतलब तलाशी ली जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ए देख लिया, ठीक है, हमारा पार्ट ए समन्स टू प्रोड्यूस के हवाले से था। अच्छा, के बाद अब हम सर्च वारंट्स देखते हैं। तो सेक्शन 96 देखते हैं। सेक्शन 96 में कहा गया है कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशू। अच्छा, अब इसमें सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि सेक्शन 94 के तहत जब समन्स भेजे गए थे, ऑर्डर भेजे गए थे, या कोई रेफरेंस आया कि भाई ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, जिसके वाले से मुतालबा किया गया और अभी तक वो प्रोड्यूस पता नहीं होती भी है कि नहीं होती, और आपको ये भी नहीं पता कि उस बंदे की पोजेशन में वो चीज़ आपको मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, और ये है कि इंक्वायरी, ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी है कि जनरल तलाशी ली जाए, जनरल छानबीन की जाए, तो उसमें फिर क्या होता है, सर्च वारंट इशू किए जा सकते हैं ताकि उस जगह की तलाशी ली जा सके, ठीक है। ये बात सेक्शन 96 में बता दी गई है। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 97 की तरफ, पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। अच्छा, जब सर्च वारंट्स इशू किए जा रहे होंगे ना, तो उसमें यह भी स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा कि किन जगहों की, किस एक्सटेंड तक आप उस वारंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या आप छानबीन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 98 पे, जिसमें यह बताया गया है सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अच्छा, एक जगह है जहां पर ये सस्पिशंस इन्वॉल्व है या फिर मालूमात फराहम की गई है कि भाई यहाँ पर चोरी का माल रखा जाता है या फिर जाली दस्तावेजात इस्तेमाल होती हैं या जाली चीज़ें बनती हैं, तो जब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन इतला मौसूल होती है, तो वो इंक्वायरी करने के बाद अगर ज़रूरी समझता है कि उसे यकीन है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर चोरी का माल रखा जाता है, या वहाँ पर जहाँ पर बैंक नोट्स, जाली बैंक नोट्स बनते हैं, जाली करेंसियाँ बनती हैं, जाली चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है, या फहाशी की चीज़ें तैयार होती हैं, तो ये 3-4 कैटेगरीज दी गई हैं जो कि मैंने अपने नोट्स में भी इसका मेंशन किया गया, तो क्लास के बाद मैं आपको इसको भेजती हूँ, ठीक है, इसलिए इसको इतना डिटेल से नहीं हम पढ़ेंगे। तो ये तकरीबन 4 चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जब इन चीज़ों के हवाले से वो सेटिस्फाइड हो गए, तो अब क्या होगा, तो फिर क्या होगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास वारंट इशू कर सकता है जिसके जरिए वो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेगा कि वो क्या क्या कर सकता है, या आगे सारी मेंशन है। सबसे पहले एक क्लॉज में बताया गया है कि वो अंदर दाखिल हो सकता है, इस हवाले से वो असिस्टेंस भी ले सकता है, उस जगह की तलाशी भी ले सकता है जिसका जिक्र वारंट्स में दिया गया, ठीक है। उसके बाद सी पे आते हैं। सी पे यह बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, सील, स्टैम्प्स की पोजेशन भी ले सकता है, ठीक है, जहां पर आपको लग रहा है ना कि चोरी का माल तैयार होता है या करेंसीज तैयार हो रही हैं, ठीक है, और वो चीज़ें मैजिस्ट्रेट के हवाले भी कर सकता है, ठीक है, वहां से जब वो रिकवर करता है, और अपनी कस्टडी में भी ले सकता है या मैजिस्ट्रेट के आगे पहुंचा सकता है, या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो इस काम में मुलव्विस है, तो उसको भी मैजिस्ट्रेट के हवाले किया जा सकता है, ठीक है, जो ये तमाम चीज़ों के हवाले से काम करता है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर काउंटर फीटिंग पॉइंट्स की चीज़ें आती हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ये इतना आगे मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है, ठीक हो गया। ये शुरू का आपने इसे सबसेक्शन 2 का जो शुरू का है बस उस हद तक ही ठीक है। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब इसमें 99 ए ये रहने दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठहरो, सारा छोड़ दो, ई एफ ए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ सेक्शन 100 इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम तो वैसे हेबियस कॉर्पस बहुत ज़्यादा सुनते हैं और हमें ये भी पता होगा कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और हाई कोर्ट की ये पावर है सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत, जिसमें 6 किस्म की डायरेक्शन दी जा सकती हैं हेबियस कॉर्पस में।
तो इसमें अब आपको ये पता चलेगा 100 की इस सूरत में कि मैजिस्ट्रेट भी इस बात का हुक्म दे सकता है कि भैया आप जाके तलाश करें और उस बंदे को मेरे सामने पेश करें जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड है। सेक्शन 100 में क्या बताया गया, सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड। जब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये यकीन है कि भाई ये बंदा यहाँ पर कैद किया गया है जो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस को जाहिर कर रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको तलाश करने के लिए सर्च वारंट इशू किए जाएंगे और डायरेक्ट किया जाएगा कि ये कैद है तो इसको मेरे सामने मतलब तलाश करके फौरी तौर पर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 100 हो गया। ठीक है, 102 पे आ जाए। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। अच्छा, जैसे एक जगह है जो कि ज़रूरी है कि उसकी तलाशी ली जाए या छानबीन की जाए और वो एक चार दीवारी है, या आप कह दें कि उस जगह पे एक बंदा रहता है, ठीक है, तो फिर ये होगा कि उस ऑफिसर जिसे सर्च वारंट दिए गए हैं उसके मुतालबे पे, ठीक है, और या जिस बंदे को वारंट्स दिए गए हैं, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हाँ जी, एक तरह से ये हेबियस कॉर्पस ही है। उसमें तो ये आपको पता है ना कि 491 की पिटीशन दायर कर दो। वो मैंने हवाला इसलिए दिया है कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जब कोई इलीगली कन्फाइंड होता है ना तो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर करते हैं। मैं वैसे बता रही हूँ कि आप मैजिस्ट्रेट को भी सेक्शन 100 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि जो रॉन्गफुली कन्फाइंड है वो छानबीन करके उसको तलाश किया जाए कि वो किधर है। समझ आइए आपको? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 102 देखते हैं कि एक घर की चार दीवारी है और आपको यकीन है, आप चाहते हो कि वहां की तलाशी ली जाए। तो इस हवाले से क्या किया जाएगा कि जब ऑफिसर डिमांड करेगा या कोई बंदा जो वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए आया है तो वो वारंट दिखाने पर उसे फ्री एंट्री अलाउ करेगा और हर तरह से उसे फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, और उसमें अगर फ्री एंट्री अलाउ नहीं है तो वो सेक्शन 48 का जो प्रोसीजर है वो अमल में आ जाएगा जो कि हमने पढ़ा है कि दरवाजे खिड़कियां तोड़ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 3 में पढ़ते हैं कि अगर कोई बंदा या उस जगह पे ये सस्पिशन इन्वॉल्व है कि ये कोई बंदा छुपा रहा है, तो जिसके वाले से तलाशी रिक्वायर्ड है या ये कुछ छुपा रहा है, सस्पिशियस ऐसे आपको एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी भी बंदे की तलाशी ली जा सकती है। और अगर वो औरत है तो वो 52 की जो कार्रवाई है वो अमल में आएगी, मतलब औरत की तलाशी औरत ही लेगी। ठीक हो गया, तो फीमेल कॉन्स्टेबल्स होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सना आपको? अच्छा जी, उसके बाद अब हम सेक्शन 103 के तहत देखते हैं। अच्छा, याद रहे कि अच्छा इसमें यह है कि जब भी तलाशी ली जाएगी, एक एक मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा जी, इसमें ये कहा गया कि जब भी किसी जगह की तलाशी ली जाएगी ना तो उसमें क्या होगा कि गवाहान की मौजूदगी में ली जाएगी। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये होता है कि जो लोकेलिटी है, जो इलाका है, वहाँ के जो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के सामने उस जगह की तलाशी ली जाती है। ठीक है, और इस मकसद के लिए रिटन ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं कि ये गवाह वहाँ पर मौजूद हो। ठीक हो गया। अब सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जगह की तलाशी उनकी सामने ली जाएगी। फिर जो जो चीज़ें हवालगी में आई हैं, मतलब ये जो चीज़ें रिकवर हुई हैं तलाशी के नतीजे में, उनकी लिस्ट बना ली जाएगी। ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। कौन करेगा? ऑफिसर करेगा, और उस पर तमाम गवाहान के दस्तखत होंगे, साथ ऑफिसर के भी दस्तखत होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बाकी ये बताया गया है कि ये जिन गवाहों को तलाशी के टाइम पे बुलाया गया था ना, जब तक अदालत खुद से स्पेशली समन नहीं करेगी ना तो इनकी हाजिरी फिर मतलूब नहीं है, मतलब इनको फिर अदालत में बुलाने की जरूरत नहीं है जब तक अदालत हुक्म ना दे। ठीक हो गया। उसके बाद सब सेक्शन 3 देखते हैं, ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च्ड में अटेंड। देखो, उस जगह का जो असल मालिक मकान कह लें या जो जिसके कब्जे में वो जगह है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो वो तलाशी के टाइम वो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है, उससे भी कॉपी दी जा सकती है जो लिस्ट तैयार की गई है, जो कि वहाँ के जो गवाह होंगे वो उस पर दस्तखत करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट पे उसको डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें बाकी ये है कि अगर जिस बंदे की अगर किसी बंदे की तलाशी ली जाती है 102 के तहत तो उसकी भी लिस्ट बना ली जाएगी जो जो चीज़ें रिकवर हुई हैं।
अच्छा जी, सब सेक्शन 5 में ये बताया गया कि अगर माकूल वजूहात के बगैर ही, मतलब अनरीजनेबल एक्सक्यूज की बना पर आप रिफ्यूज करते हो, आप निग्लेक्ट करते हो कि जब सर्च की जा रही थी आप वहां पर नहीं जाते, तो फिर सेक्शन 187 की कार्रवाई अमल में आती है। तो सेक्शन 187 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड ये बताता है कि जब आपको पब्लिक सर्वेंट ने कहा था, जब ज़रूरी था कि आपने उसको असिस्ट करना है, आपने उसको असिस्ट नहीं किया, तो 187 के तहत आपको 1 माह की सजा, तो सॉरी 1 माह की सजा होगी और 600 रुपया जुर्माना होगा। ठीक है, ये 187 ऑफ पीपीसी में बताया गया है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई सवाल है आपका? अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 4 देखते हैं, मतलब लास्ट रिपीट कर दूं। लास्ट में ये कहा गया है, जो सब सेक्शन 5 है, कि अगर जिन लोगों को बुलाया था कि एज अ विटनेस वो वहां पर मौजूद हों जब तलाशी ली जा रही होगी, अगर तो वो उसको कंप्लायंस नहीं करते, रिफ्यूज करते हैं, उस जगह पे जाते नहीं है, तो 187 पीपीसी के तहत उन्हें 1 माह की 700-600 रुपया जुर्माना होगा। 187 में ये बताया गया कि जब पब्लिक सर्वेंट ने आपसे असिस्टेंस मांगी थी और वो जरूरी थी उसको प्रोवाइड करना, आपने उसको प्रोवाइड नहीं की, तो 187 की कार्रवाई अमल में आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 8 पे, जो कि बता रहा है ऑफ सिक्योरिटी। ये स्पेलिंग इसमें ठीक नहीं है, ऑफ सिक्योरिटी। 105 देख रही थी, हाँ जी, वो तो जरूरी नहीं है, मैंने बस इसीलिए छुड़वा दिए। अच्छा जी, अब चैप्टर 8 है आपका ऑफ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। अब चैप्टर 8 में ये बताया गया है कि अमन को बरकरार रखने के लिए और गुड बिहेवियर शो करने के लिए आपसे सिक्योरिटी ली जा सकती है। तो सबसे पहला पार्ट है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सजा हो गई है, ठीक है। अब बाद में ये चाह रहे हैं कि भाई आप ये दोबारा से काम ना करें, तो आपसे सिक्योरिटी ली जा सकती है। तो सेक्शन 106 देखते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। जब कभी किसी बंदे को मुलजिम होता है, जो कि एक मिनट, जब कभी कोई बंदा किसी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है जो कि चैप्टर 8 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आता है, ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। बाकी इसके सारे सेक्शंस इसी में आ रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, और जब डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में आप क्या कहते हैं, हेट्रेड की फीलिंग्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। अगर ये आप तमाम काम करने की कोशिश करते हैं या असॉल्ट करते हैं या कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जिससे अमन के डिस्टर्ब होने का खदशा है, या आप किसी को फियर दिलाते हैं कि भी उसको मार दिया जाएगा, तो जब आप उन ऑफेंसेस में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सजा दे दें, तो फिर क्या होगा कि जब अदालत को जरूरी लगेगा कि इस बंदे से बॉन्ड रिक्वायर्ड है, तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा कि आप पीस को बरकरार रखोगे, ठीक है। तो सजा देते वक्त किसी भी टाइम पे अदालत इस बात का हुक्म दे सकती है कि भई आप मचल के दाखिल करें। फिर आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का हुक्म दिया जाएगा। अब अदालत की मर्जी है विद या विदाउट श्योरिटीज का हुक्म दे, और जो पीरियड होगा वो 3 साल का होगा, जितना भी अदालत मुनासिब समझेगी। अगर अपील में आपकी कन्विक्शन खत्म हो जाती है, तो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया गया वो भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस सेक्शन के तहत जो अख्तियारात हैं वो एपलेट कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है, या रिवीजन में भी ये अख्तियारात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाँ जी, समझ आई है मेरी बात की? अच्छा, वो तो था कन्विक्शन से रिलेटेड। अब हम बी पढ़ते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस एंड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। अब दूसरे मामलात में अगर पीस मेंटेन करना हो या गुड बिहेवियर शो करना है, तो 107 की कार्रवाई अमल में आएगी। अच्छा, अब 107 में क्या कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जब ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जो बंदा है वो अमन को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, ठीक है, ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, या कोई ऐसा गलत काम करना चाह रहा है जिससे गालिबन ब्रीच ऑफ पीस अकर होगा या पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगी, तो मैजिस्ट्रेट को जब जरूरी लगेगा तो फिर वो क्या कहेगा कि उस बंदे से रिक्वायर करेगा कि तुम वजह बयान करो कि तुम श्योरिटी, तुम बॉन्ड क्यों नहीं दाखिल करोगे, और उससे पीस मेंटेन करवाने के लिए
1 साल के अरसे के लिए बॉन्ड लिया जा सकता है, मतलब मचल के ही है इसमें। अच्छा, इसमें बाकी सब सेक्शन 2 में ये बात की गई है कि ये जो प्रोसीडिंग्स है ना, उसी मैजिस्ट्रेट के सामने चलेंगी जहां का ये वकूआ होगा। मतलब मैजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट्स की जो जुरिस्डिक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो वो मैजिस्ट्रेट आपका मामला सुने। हाँ, अगर दूसरी जुरिस्डिक्शन का मामला है तो सेशन जज की अप्रूवल से वो दिया जा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3। इसमें कहा गया है कि अगर तो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं होता कि वो सब सेक्शन 1 के तहत ये काम कर सकता है। मतलब जब मैजिस्ट्रेट को पता चल गया कि ये मेरे अख्तियार समाअत में नहीं आता, तो फिर क्या करेगा कि वो रीजंस रिकॉर्ड करके उसकी गिरफ्तारी के वारंट्स इशू करेगा, अगर ऑलरेडी वो कस्टडी में नहीं है। फिर उस मैजिस्ट्रेट के सामने भिजवा दिया जाएगा जो कि इंटाइटल्ड है, जो कि एम्पावर्ड है कि वो मामला सुन सकता है, साथ रीजंस भी वजूहात तहरीर करके भेज देगा। फिर जिस मैजिस्ट्रेट के सामने, जो ट्रायल मैजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने जब बंदे को पेश किया जाएगा तो उसकी डिस्क्रिशन है कि वो डिटेंशन का हुक्म दे सकता है, फर्दर डिटेंशन का। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे आते हैं। एक मिनट। सेक्शन 108, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। मतलब आप उस बंदे से सिक्योरिटी चाह रहे हो कि वो गुड बिहेवियर शो करेगा जो कि डाइसेमिनेट कर रहा है, फैला रहा है किन बातों को, बगावती अंसर को। तो सेडिशियस एक अलग क्राइम भी है कि आप स्टेट के खिलाफ जब गलत बातें फैलाते हो जिससे हर तरफ नफरत के जज्बात उभरें। तो इसमें जब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को इतला मौसूल होती है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में ये काम हो रहा है, डाइसेमिनेट किया जा रहा है, जो कि स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस में आता है, वो 123A मेरा ख्याल से सेडिशियस है और उसकी आगे पनिशमेंट है, या फिर 153A उसमें बताया गया कि रिलीजियस ग्रुप्स के दरमियान जब फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड फैलाता है, ठीक है, या फिर आपने किसी जज के हवाले से फियर दिलाया या उसको डिफेम करने की कोशिश की है। तो मैजिस्ट्रेट जब इन मामलात से या इन वजूहात से मुतमिन होगी तो उस बंदे से रिक्वायर किया जाएगा कि वो वजह बयान करे कि उससे बॉन्ड क्यों नहीं लिया जाएगा गुड बिहेवियर शो करने के लिए। तो वो जो पीरियड है वो 1 साल के लिए फिक्स किया जा सकता है। अच्छा, अभी ये जो सेक्शन की प्रोविजन जो एप्लीकेबिलिटी है, ये कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होती, जहां पर मीडिया आ जाती है, प्रेस पब्लिकेशन आ जाती है। तो यहाँ पर प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960 का जिक्र किया गया है, वेस्ट पाकिस्तान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 का जिक्र किया गया। ठीक है, मतलब जितना उन्हें ऑथराइज किया जाता है उसके मुताबिक पब्लिसाइज करते हैं, तो मीडिया इसमें से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सना समझ आ रही है आपको? उसके बाद हम सेक्शन 109 देखते हैं, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम वैग्रेंट्स एंड सस्पेक्टेड पर्सन। वैग्रेंट कौन थे? जो खाना बदोश लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। अब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को इतला मसूल हूती है कि उसकी मुतलका हदूद में कोई बंदा अपनी शनाख्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये एहतियाती तदाबीर ले रहा है ताकि ये पता ना चले कि ये कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, या जिसके पास बज़ाहिर कोई गुसर बसर के जराए नहीं नजर आ रहे या अपने बारे में कोई आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा, तो उससे भी बॉन्ड रिक्वायर किया जा सकता है। कितने अरसे के लिए? 3 साल के अरसे के लिए, जितना भी अदालत मुनासिब समझे। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 110 पे आते हैं, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। जो आदतन जुर्म करते हैं, अगर उनके हवाले से भी इतला मसूल होती है तो उनसे भी बॉन्ड रिक्वायर किया जा सकता है, सिक्योरिटी रिक्वायर की जा सकती है गुड बिहेवियर करने, गुड बिहेवियर शो करने के लिए। तो ये ऑफेंसेस यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये F तक हैं, तो उनसे भी 3 साल के अरसे के लिए बॉन्ड रिक्वायर किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब 112। अच्छा, इसमें सेक्शन 112 बताया गया ऑर्डर टू बी मेड। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस हमने भी पढ़े हैं, 107, 108, 109, 110, इसके तहत जब बंदे से रिक्वायर किया जाएगा ना कि आपने शो कॉज मतलब वजूहात बतानी है, तो रिटन ऑर्डर में ये भी पास कर दिया जाएगा कि कितनी अमाउंट का उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, कितना कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, और क्या उसकी नौयत होगी और जामिन की
तादाद कितनी होगी, जो भी ज़रूरी होगा। ठीक हो गया। बाकी ये है कि सेक्शन 113 देखते हैं, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अगर तो वो बंदा पहले से अदालत में मौजूद है तो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, और अगर वो डिज़ायर करता है तो उसको वो जो मवाद है वो भी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 140 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि अगर बंदा जिससे बॉन्ड रिक्वायर करना है वो अदालत में मौजूद ही नहीं है तो समन्स इशू किए जा सकते हैं कि वो पेरेंट्स थे, अदालत के सामने लाजमी तौर पर पेरेंट्स थे, और फिर वारंट इशू किए जाएंगे कि अगर वो तो नहीं आ रहा तो वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, किसी अदालत के सामने पेश किया जाए। ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें एक मिनट ठहरें। अच्छा, इसमें मजीद ये बताया गया कि अगर पुलिस रिपोर्ट भी आती है ना, चलान बेस्ड आती है कि ये सस्पिशन इन्वॉल्व है कि ये ब्रीच ऑफ पीस करेगा, तो उसके उसके लिए भी किसी भी वक्त जो मैजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम 114 तक रखते हैं। ठीक है। बाकी मैं ईडियम्स करवा देती हूँ। ईडियम्स आप लिख रही हो कि नहीं लिख रही? लास्ट ईडियम याद है कौन सा था? एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं इसमें देखती हूँ। मॉडल पेपर्स कर रही हो या वो भी छोड़ दिए आपने? एक मिनट, मैं जरा बस लास्ट देखना चाह रही हूँ। फेड अप ऑफ, ठीक है, आपकी आने वाली। अच्छा, जो आपकी स्किप हुई है ना, या तो ये कर होगा कि मैं आपको अलहदा से फिर तस्वीरें बना के भेज देती हूँ ताकि वो आप ईडियम्स देख लो कि क्या क्या आपका मिस हुआ है। तो मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, पुराना मतलब जो मैंने बनाया हुआ था उधर से ही आपको मैं शेयर कर दूंगी, वो कोई इशू नहीं है, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना। इसीलिए मैं ग्रुप में कहती हूँ कि लाजमी तौर पर ना तस्वीरें शेयर कर दिए करें। अच्छा जी, आपका है फटाफट ऑफ, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं देखूँ कहाँ पर ये डन होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लिखवाती हूँ। पहला है रेनी डे। रेनी डे का मतलब है मुश्किल वक्त। अगला इडियम है गाला डे। गाला डे खुशी का दिन। जी सना, लिख रही हो ना? उसके बाद नेक्स्ट इडियम है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब है मैम रेनी डे मुकम्मल का तौर और पर। गाला डे का आपने क्या है? जी सॉरी, आप क्या कह रही हैं? रनी डे का आपने मतलब क्या बताया और गाला डे का? गाला डे का मतलब है खुशी का दिन। गाला डे खुशी का दिन। उसके बाद अगला इडियम है ओवर हेड एंड ईयर्स, मुकम्मल तौर पर। जी लिख लें तो बता दें मुझे। अगला लिखें अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप वैसे तो काली भेड़ है, लेकिन इसका मतलब है कि जिसके साथ रहकर आपको नुकसान हो सकता है, जिसके साथ रहकर आपको नुकसान हो सकता है। जी नेक्स्ट लिखें अ फ्रेंच लीफ। अ फ्रेंच लीफ बगैर इतला के छुट्टी करना। हाँ जी सना, लिख लिया यहाँ तक, फ्रेंच लीफ तक? जी। अच्छा जी, अगला लिखें ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बगैर साबका तैयारी के। ऑफ हैंड बगैर साबका तैयारी के।
अगला लिखें ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद ना हो। ऑफ द रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद ना हो। अच्छा, बाकी ऑन रिकॉर्ड जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद हो। अच्छा जी, आगे लिखें अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट लिखें अ स्टिंग, STING, स्टिंग इन दी टेल। अच्छा, अ स्टिंग इन दी टेल। अ स्टिंग इन दी टेल का मतलब है ऐसी नाखुशगवार चीज जिसका बहुत बाद में पता चलता है। ऐसी नाखुशगवार चीज जिसका बहुत देर से पता चलता है, ये लिख लें। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया आपने? ये आपके इडियम्स हो गए जी। सना हो गया जी। पेयर ऑफ वर्ड्स सब मैं करवाती हूँ आपको, 1 मिनट। इन्फॉर्मर तक हमने किया था ना। अच्छा जी, आप लिखें इनसेंसिबल। इनसेंसिबल बेचैन। इनसेंसिबल बेचैन हो गया। दूसरा है इसके पेयर का वर्ड सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब होता है सेंसलेस, बेहोश। लिख लिया। नेक्स्ट पेयर है जंक्चर, JUNCTURE, जंक्चर, सूरत हाल, या इसे स्टेज भी कहते हैं, कोई मरहला। ठीक है, सूरत हाल या स्टेज, जैसे जैसे भी आप कर लें। अच्छा जी, उसके बाद इसी पेयर का दूसरा वर्ड है जंक्शन। जंक्शन, जाए मुलाकात, मतलब जगह, मिलने की जगह। कोई पोस्ट वगैरह होती है, कोई अड्डा, आप वैसे भी कह सकते हो। हाँ जी, सना समझ आ रही है आपको? यहाँ तक क्लियर है? मैसेज कर दें बस। ठीक है, अगला वर्ड है नीड, KNEAD, नीड। नीड का मतलब होता है गूंदना। नीड, गूंदना। फर्स्ट का मीनिंग बता दें। अच्छा, इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब होता है बेचैन। इनसेंसिबल, बेचैन, और सेंसलेस, बेहोश। अब समझ आ गई? जी, कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी, अभी आई आवाज। इनसेंसिबल का मतलब होता है बेचैन। इनसेंसिबल, बेचैन। हाँ जी, हो गया। अच्छा जी, ये लास्ट जो मैंने वर्ड बोला है नीड है, KNEAD, नीड। नीड मतलब गूंदना, गूंदना। NEED, नीड। नीड, जरूरत। जी, हो गया। हाँ जी, लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखे लाए, LIE, लाए। LIE, लाए, झूठ। अगला लिखो ले डाउन।
ले डाउन मतलब नीचे रखना, ले डाउन नीचे रखना। एक और भी वर्ड लिखवा रही हूँ, लाई ऑन, LIE लाई। लाई ऑन अगर होता है ना तो उसका मतलब होता है पर पड़ा होना, पर पड़ा होना। ठीक है, अगला लिखें लेसन, LESSON लेसन। अच्छा जी, दूसरा है लेसन, LESSEN लेसन, कम करना। हाँ जी, समझ आ गई? ये आपके 5 हो गए।